सुबह के 4:30 या पौने 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़का अपनी हवेली के बाहर खड़ा था। उसी के घर के पास में ताऊ जी का भी मकान था और ताऊ जी के मकान का दरवाज़ा सुबह जैसे ही खुलता है तो सबसे पहले ताई जी बाहर निकलती है, यानी कि अमरावती। जैसे ही बाहर निकलती है वह लड़का रोते हुए अपनी ताई जी से कहता है कि ताई जी सब कुछ बर्बाद हो गया है। दरअसल अनुराग सिंह ने अपने पूरे परिवार को कत्ल कर दिया है। ताई ने यह बात सुनी, ताई ने रोवा पीटी मचाई। लोग आते हैं, लोगों के आने के बाद जब ताई अपने मुंह से यही बात बोलती है तो जो अभी उसके देवर के छोटे लड़के ने बोली थी, उसके बाद फिर गांव के और लोग आते हैं, पुलिस आती है। पुलिस जब गांव वाले से पूछताछ कर रही थी, बातचीत कर रही थी, तो वही कहानी जो शुरुआत में बताई गई थी वही कहानी पुलिस को भी बताई जाती है और पुलिस उसी कहानी को सच मान लेती है। अब पुलिस ने मीडिया के सामने एक कहानी सुनाई और उस कहानी को मीडिया वाले ने भी सच मान लिया। यानी कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह एक ही कहानी चलने लगी कि एक लड़का जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, 8 साल तक उसने मेहनत की और वो इतना ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो चुका था क्योंकि आईएएस का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया। वो परेशान रहते रहते उसने अपने ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर दिया और अब इतना सुनना था, इतना कहना था। उसके बाद ये कहानी सोशल मीडिया पर हर जगह जब आने लगती है तो लोग इसी बात को सच मानने लगते हैं। अब पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पता चलता है कि जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा था, जिसने अपनी कनपट्टी पर गोली मारी थी, वो एक साथ 2 गोली कैसे मार सकता है। अब पुलिस का यहीं से जो कहानी थी, थ्योरी थी, जो लोगों के द्वारा बताई हुई बातें थी, वो कहानी पलट जाती है। अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिरकार कातिल कौन है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इस सच को जानने की कोशिश की कि आखिरकार कातिल कौन है। पुलिस को जिस पर शक था उसको खाना भी दिया गया, साथ ही उसको जो भी मांगता था उसको वो दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसको सोने नहीं दिया। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, जब 3 रातों तक वो सो नहीं पाया, तब पुलिस के सामने टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है, जिस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं स्टोरी नेशन के कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की सच्ची घटना शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 75 किलोमीटर दूर जिला सीतापुर का एक थाना लगता है रामपुर मथुरा, और इसी रामपुर मथुरा का एक गांव लगता है पल्हापुर। जैसे ही सुबह सुबह ताई जी को यह बात पता चलती है, ताई जी परेशान हो जाती है। ताई जी घर की दहलीज को जैसे ही लांघ कर अंदर जाती है तो आंगन में 3 बच्चे पड़े हुए थे, बेसुध हालत में, खून से लथपथ पड़े हुए थे। उन बच्चों को देखने के बाद तो ताई जी यानी कि अमरावती बहुत जोर जोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उनकी चीख पुकार की आवाज़ें पड़ोस के घर घर तक पहुंचती है, क्योंकि ये जो घर है गांव की बस्ती से थोड़ा दूर है। अब आसपास के जो घर थे दूर दराज, वहां तक भी पहुंच जाते हैं और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, लोग वैसे वैसे दौड़ रहे थे। अब यहाँ पर जो ये 3 बच्चे पड़े हुए थे, उनमें से एक अरबी है जिसकी उम्र 12 साल के आसपास है, एक अरना है जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है और एक आद्विक है जिसकी उम्र 4 साल के आसपास है। आसवी तो मर चुकी थी, लेकिन अभी अरना और आद्विक ये जीवित थे, जैसे कि जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हो। गांव वालों ने तुरंत ही मौके से इन दोनों को उठाया और सीएचसी महमूदाबाद की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन सीएचसी के डॉक्टर ने कहा कि अरना अब बच नहीं सकी, यानी कि हम उसे बचा नहीं सके। लेकिन आद्विक जो होता है उसको लखनऊ रेफर किया जाता है और लखनऊ में जाकर वह भी दम तोड़ देता है। अब घर वाले, परिवार वाले, पुलिस वाले जो भी था, जहाँ जहाँ तक ये खबर फैल रही थी वहाँ वहाँ तक लोग अंदर जाते हैं। घर की ओर दहलीज को पार किया जाता है। देखा जाता है कि जो सावित्री देवी है, जिनकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है, उनकी भी लाश पड़ी हुई है। उससे थोड़ी ही दूरी पर एक और कमरा है, थोड़ा अंदर की तरफ अनुराग सिंह यानी कि उसका बेटा है,
वह भी मरा हुआ पड़ा है। पता चलता है कि जो प्रियंका सिंह है, अनुराग सिंह की पत्नी, वो छत पर हैं, उसकी भी लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने इन सभी को जो शव थे उन्हें कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लगभग 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ये जो अनुराग सिंह है उसको एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी है। एक गोली जो राइट साइड की कनपट्टी पर लगी थी और दूसरी गोली उसके दिमाग में जाकर अटक जाती है। वहाँ को कोई भारी वस्तु यानी कि हथौड़े से एक के बाद एक कई वार किए गए थे। साथ ही प्रियंका सिंह के सीने में गोली लगी हुई थी, उसके भी सिर पर किसी हथौड़े से वार किए गए थे। और जो बड़ी बेटी होती है उसको भी हथौड़ा मारा जाता है, साथ ही उसको गोली भी मारी जाती है। और जो 2 बेटियां एक बेटा होते हैं उन्हें छत से फेंक दिया जाता है। उनके शरीर में भी गंभीर चोटें थी। अब यह कत्ल किसने किया है, किसने नहीं किया है, शुरुआत में तो इसे कुछ और माना जा रहा था, यानी कि कातिल अनुराग सिंह है और जिसने परेशान होकर अपने परिवार को खत्म कर दिया है और बाद में अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी को तब्दील कर दिया, बदल दिया। पुलिस ने जो पड़ोसी यानी कि अनुराग के ताऊ होते हैं उनको भी हिरासत में ले लिया। साथ ही अनुराग के जो छोटा भाई अजीत सिंह होता है और 2 नौकरों समेत कई और लोगों को हिरासत में लेकर इनसे जब पूछताछ करना शुरू किया तो पुलिस को जो ताऊ जी पर शक था वो नहीं था, क्योंकि वो इस मामले में नहीं थे। नौकर भी इसमें से साफ बच जाते हैं। और जो छोटा भाई होता है अजीत सिंह, उसकी जो पत्नी होती है विभा, उस पर भी शक की सुइयां थी, लेकिन कहीं न कहीं वो भी इस पूरे घटनाक्रम से दूर थी। अब पुलिस की नज़र में, पुलिस की रडार पर, पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट जो था वह अनुराग सिंह का छोटा भाई अजीत सिंह होता है। अजीत सिंह जो कि सहायक अध्यापक होता है प्राथमिक विद्यालय विकास क्षेत्र रामपुर मथुरा का एक गाँव लगता है जगतपुर, वहाँ पर वो सहायक अध्यापक होता है। साथ ही महमूदाबाद में यह अपने परिवार के साथ यानी कि पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उसने अपना मकान बनाया था, लेकिन यहाँ अपने घर आने से पहले वह अपनी पत्नी को एक चिन्हट एक जगह लगती है लखनऊ में, बच्चों को और पत्नी को वहाँ छोड़ के आ गया था। अब पुलिस को इसने कुछ कहा कि साहब मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ, मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ। पुलिस ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान हैं तो हम तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आएंगे, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। पुलिस ने उसको एक थप्पड़ भी नहीं लगाया। साथ ही उसको खाने के लिए जो भी मांगता रहा वो देते रहे, पीने के लिए जो मांगता रहा उसको देते रहें, जो दवाइयाँ मांगता रहा उसको वो दवाइयाँ भी देते रहें। लेकिन पुलिस की एक शर्त थी कि तुम सोओगे नहीं, यानी कि जब तक सच नहीं बताओगे तब तक सोओगे नहीं, और उसे सोने नहीं दिया। उसने पहली रात, दूसरी रात और तीसरी रात ऐसे ही गुजारी। जब टूटने लगता है तब पुलिस के सामने कहानी बताता है। वह कहता है कि साहब मेरी जो इनकम है वह लगी बंधी है, यानी कि एक सरकारी जो शिक्षक होता है उसको महीने में कितनी सैलरी मिलेगी यह पहले से ही तय होता है। साथ ही वह खेती में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसकी इनकम का जो स्लैब था वह कम था और लोन पर उसने घर बनाया था। पूरी की पूरी तनख्वाह वह लोन में चली जा रही थी। जो बेटियां हैं उनको पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए पैसे खर्च हो रहे थे, इसलिए वह आर्थिक रूप से टूट रहा था। जबकि जो उसका भाई है, उसका भाई जैविक खेती करता है। तमाम तरह की खेती करने के बाद पूरे साल में लाखों रुपया कमाता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसकी खुद की जो पत्नी है प्रियंका सिंह, यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह की पोती थी। उनका ननिहाल गोरखपुर में है और वीर बहादुर सिंह उनके नाना थे, जबकि पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह मामा थे। प्रियंका सिंह खुद लखनऊ में रहकर एक अच्छी नौकरी कर रही है और लखनऊ में एक अच्छे इलाके में 4 BHK का एक फ्लैट भी है, जिसमें उसके 3 बच्चे रह रहे हैं और तीनों बच्चे नामी विद्यालय में पढ़ रहे थे। और इसी बात को लेकर मुझे थोड़ी टेंशन सी होने लगती थी। जब पुलिस ने कहा कि टेंशन होने लगती थी तो तुम मेहनत कर सकते थे, उसने कहा साहब बात यह भी नहीं है, बात कुछ और भी है। दरअसल जब उसके पिता जिंदा थे वीरेंद्र सिंह, तब उन्होंने 18 लाख के KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड पर उसने लोन लिया हुआ था। साथ ही 8 लाख का लोन वो अपनी पत्नी यानी कि सावित्री देवी के नाम पर लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वीरेंद्र सिंह का स्वर्गवास हो जाता है और जो लोन था वैसा का वैसा ही चल रहा था। अब पिताजी मर जाते हैं, उसके बाद जो ज़मीन थी उससे अच्छी खासी पैदावार होती थी,
लगभग 40 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। लेकिन अनुराग सिंह ने उस 40 लाख रुपए की जो रकम को अपने पास रख लिया, लेकिन जो लोन था, जो कर्जा था, उसको चुकाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। कुछ दिन के बाद वो ज़मीन दोनों भाइयों के हिस्से में आ जाती है और माँ के हिस्से में आ जाती है। उसके बाद बार बार वो एक ही बात कहता था कि भाई, जो किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन है उसको जमा कर दो और ये जो फंड है उसको काट डालो। लेकिन अनुराग सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह इस बात को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं होते थे। इसलिए जो अजीत सिंह था वो इस बात को लेकर परेशान था। उसने अपनी पत्नी को चिन्हट में छोड़ दिया, जो कि लखनऊ में लगता है। बच्चों को वहीं छोड़ा। उसके बाद वो सीधा पहुंच जाता है पल्लापुर में, क्योंकि 13 मई 2024 को लोकसभा के लिए मतदान होना था। उसे पता था कि सब के सब लोग आएंगे और शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी भी है, तो इसलिए उसी दिन बात करेगा। उसने एक दिन की छुट्टी भी ली थी बातचीत करने के लिए। जैसे ही वह घर पर जाता है, घर जाने के बाद अपने भाई से रात को बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तो पता चलता है कि भाई तो नशे में था, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। कई बार काफ़ी कहा सुनी भी होती है। कहा सुनी होने के बाद सब के सब अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और अजीत सिंह बहुत ज़्यादा परेशान होता है। रात के जैसे ही 2 बजते हैं उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद उसने घर की जो लाइट थी, लाइटों को काट दिया। जो अनुराग सिंह की पत्नी होती है वो ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी अपने 3 बच्चों के साथ। उसमें एसी भी लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, साथ ही गर्मी बढ़ने लगती है। तो प्रियंका सिंह वहां से निकलने के बाद बाहर आकर अपने छत पे सो जाती है, बाहर चारपाई बिछाकर। और सामने जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है तो अजीत सिंह खड़ा था, यानी कि उसका देवर खड़ा था, जो कि सहायक अध्यापक होता है। इस बात को देखते हुए पूछती है कि क्या बात है, तुम यहाँ रात में क्या कर रहे हो। वह कहता है कि यह जो लोन है तुम इसे चुकाते क्यों नहीं हो, क्यों तुमने इतना सारा लोन रखा हुआ है और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम इतना कमाते हो। सब कुछ यहाँ कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो प्रियंका सिंह कहती है कि जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। जब ऐसी बात होती है तो दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है, और जब कहा सुनी हो जाती है तो इसी बीच में वो हथौड़ा उठाता है और प्रियंका सिंह के सिर पर 2 हथौड़े मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। और इसी बीच में जो पिताजी का रखा हुआ तमचा था, उस तमचे से अपनी भाभी के सीने में गोली मार देता है। जैसे ही गोली लगती है, माँ जो थी सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास होती है, वह नीचे सो रही थी। तो दौड़ते हुए ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद अपने बेटे को देखती है। उसके बेटे ने भाभी का कत्ल कर दिया था। उसने कहा कि तुमने यह अनर्थ क्या कर दिया, चल यहाँ से भाग जा, अब कुछ मत करना, जो हो गया सो हो गया, कल सुबह देखेंगे। लेकिन उस लड़के के सर पर खून सवार था। अपनी माँ की तरफ देखता है, माँ की तरफ देखते हुए कहता है कि जो कुछ भी इस घर में हो रहा है तुम कम साथ नहीं दे रही हो। जितना भाभी परेशान करती थी तुम भी कम परेशान नहीं कर रही हो। एक हथौड़ा अपनी माँ के सिर पर भी दे मारता है। जैसे ही माँ के सिर पर हथौड़ा लगता है, माँ उस जगह को पकड़कर अपने पल्लू से अपने उस खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। दौड़ते हुए नीचे आती है और नीचे आने के बाद वो गिर जाती है। इसी बीच में लड़का भी, यानी कि उसका बेटा जो अजीत सिंह होता है, दौड़ता हुआ पीछे पीछे आता है और पीछे पीछे आने के बाद अपनी माँ को कम से कम 4-5 और हथौड़े मारता है और माँ की मौत हो जाती है। जिसमें उसका भाई लेटा हुआ था, वह दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था बल्कि खुला हुआ था। उसने जो उसे पुश किया, धक्का मारा, तो वो खुल जाता है और वह सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस भाई की वजह से हो रहा है। 2 तो मर ही चुके हैं, तो क्यों न इसको भी मार दिया जाए। अब अपने भाई के पास जाता है और जाकर सीधा गोली मार देता है। भाई तो बेसुध हालत में पड़ा था, क्योंकि उसे बताया जाता है कि उसको नशा या शराब का, अक्सर वो शराब पी लिया करता था और उस रात भी उसने शायद पी रखी थी। इस वजह से उसको गोली मार दी जाती है। गोली मार कर हटा ही था, उसे नहीं पता था कि कोई देख रहा है। यानी कि जो उसकी भतीजी थी, जिसकी उम्र 12 साल, वो भतीजी उसे अपनी आंखों से सब कुछ करते हुए देख लेती है। अब उसने अपनी भतीजी को पकड़ने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, और जैसे ही वह गोली चलाता है तो गोली भतीजी को न लगकर सीधा भैया को लग जाती है। यानी कि एक गोली तो उसको पहले ही लग चुकी थी। उसने इस हिसाब से सोते को मारा था जैसे क्या उसने अपनी जीवन लीला को खुद ही समाप्त कर लिया है। लेकिन जब दूसरी गोली भतीजी पर चलाई जाती है
तो गोली भतीजी को न लग के लेफ्ट साइड में जाकर दिमाग में घुस जाती है और अब वो अपने भतीजी को पकड़ने के लिए दौड़ता है। और जैसे ही वो भागकर ऊपर छत की तरफ जाती है तो उसे जोर से एक हथौड़ा मारता है, जो हथौड़ा उसकी भतीजी के जांघ पे जाकर लग जाता है राइट साइड में, इसलिए उसकी हड्डी पूरी तरह से टूट जाती है। और यहाँ फिर एक और गोली चलाई जाती है, वो गोली भतीजी को लग जाती है और फिर उस भतीजी को पकड़ता है और छत से फेंक देता है। वो सोच लेता है कि अब जब सब कुछ खत्म ही हो चुका है तो ये बच्चे का क्या होगा, इसलिए वो जाता है, जो दो बच्चे सो रहे थे उनको हथौड़ों से मारता है। हथौड़ों से मारने के बाद पहले भतीजे को मारता है, फिर भतीजी को मारता है और उनको भी छत से ऐसे ही फेंक देता है। छत से फेंकने के बाद वो नीचे आता है, बाथरूम में जाता है, अपने हाथ धोता है। उसके शर्ट पे कपड़ों पर जो खून के धब्बे लगे हुए थे, उन खून के धब्बे को मिटाने की कोशिश कर रहा था। सोचा कि शायद ये मिट नहीं पाएंगे, इसलिए उसने अपने कपड़े उतार कर दूसरा कपड़ा बदल लेता है। और कपड़े बदलने के बाद घर के बाहर खड़ा ही हुआ था कि कुछ देर बाद पड़ोस में जो घर होता है, ताऊ जी का मकान था, दरवाज़ा खुलता है और ताई अमरावती जब बाहर आती है तो बाहर आने के बाद सीधा यह कहता है कि ताई जी, अनुराग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, शराब के नशे में उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये जो थ्योरी थी वो वाकई सही थ्योरी थी। काश जो उसने भतीजी को गोली मारी थी वो भतीजी को गोली नहीं लगी बल्कि भैया को लगी। और इस बात का उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी कि जो गोली उसने चलाई थी वो भतीजी को न लगकर वो जाकर भैया को लग जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात जब पता चलती है कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं की बल्कि उस छठे व्यक्ति का भी कत्ल ही हुआ था। पुलिस ने, हालांकि आज मैं जो कहानी पढ़ रहा हूँ 16 मई 2024 को पढ़ रहा हूँ, अभी तक पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं किया है। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो कहती है और जो पुलिस के सूत्रों से जो कहती हैं वो एक घटनाक्रम कुछ इस तरह से है। पुलिस इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करके लोगों को यह बता देगी कि आखिरकार मामला पूरा क्या है, कहां से कैसे शुरू हुआ था। ज़मीन में और कर्जे से जो कहानी शुरू होती है और 5 नहीं बल्कि 6 लोगों का कत्ल हो जाता है और कई जिंदगी पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अजीत सिंह ने जो किया, शायद अब तक जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा था, जो भी कर्जा था, जो भी परेशानी था, एक सरकारी नौकरी थी, वो भी हाथ से अब जाएगी। जो उसके बच्चे हैं वह कभी भी उभर नहीं पाएंगे। पता नहीं कैसे आगे जीवन कटेगा, कभी जेल से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। अब पुलिस का ये भी कहना है कि और भी इस घटनाक्रम में लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए पुलिस मामले की तस्दीक कर रही है, जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, ताकि अन्य लोग अगर इसमें शामिल हैं तो उनको भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।